जय दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पे। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बाबा की खरी खोटी। आज मेरे साथ एक बहुत ही विशिष्ट, मैं तो कहता आप सारे ही मेरे दर्शक मेरे गेस्ट विशिष्ट होते हैं, और आज तो वाकई कुछ खास बात है। आज है मेरे साथ डॉक्टर आरसी मिश्रा जी। आप कानपुर से हैं। आपका परिचय यह है कि आपने पीएचडी किया था केमिस्ट्री से आईआईटी कानपुर से, और 40 साल तक आप बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ाते रहे, और वहां से अध्यापन से रिटायर होने के बाद आपने एक टोटली नई फील्ड में पदार्पण किया, और वो थी वकालत। और वकालत भी आप करते हैं फैमिलीज की, फैमिली कोर्ट की आपकी प्रैक्टिस है। पिछले 12 साल से आप कानपुर की फैमिली कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। डॉक्टर साहब प्रणाम। बहुत बहुत अच्छा लगा। नमस्कार। एक करेक्शन करना पड़ेगा, हमारा जी, सब्जेक्ट फिजिक्स रहा है, ओके केमिस्ट्री नहीं। वो बाद में कर केमिस्ट्री लेंगे, में फोकस पे आप कोई प्राध्यापक बात रहे। नहीं, तो कोई डॉक्टर बात साहब, ये फिजिक्स पढ़ाते पढ़ाते, वो भी 40 साल का इतना लंबा अनुभव, पीएचडी, और अचानक ये वकालत, वो भी फैमिली कोर्ट्स में, ये अचानक परिवर्तन कैसे हुआ लाइफ में? नहीं। हाँ, जब मैं अपने अनुभव के 30 साल गुजार चुके थे टीचिंग के, बाकी जी के 10 साल जब मेरे गुजरे, माने 50 के ऊपर हुआ, 50 प्लस हुआ, तो हमारे जो स्टूडेंट्स थे, एमएससी के स्टूडेंट्स जो मेच्योर होते हैं, 20 21 22 के आसपास आ जाते हैं, उनमें लड़के भी होते हैं, लड़कियां भी होती हैं। तो उन लड़कियों को मैं उनके कैरियर के बारे में, उनके फ्यूचर के बारे में बताने के लिए उनको प्रेरित करता था कि भाई 10 मिनट मैं आपको आपके बारे में बताऊंगा, आप कैसे फ्यूचर को ले जाएं जिससे एक सफल जीवन हो। और उनसे शुरुआत करता था कि आपने एमएससी फिजिक्स कर लिया, इसके बाद आपका क्या विचार है? नौकरी करूंगी। बहुत ठीक है। नौकरी करने में बेटा ये मालूम है तुमको कि क्या क्या पारिवारिक जिम्मेदारियों को बर्दाश्त करते हुए नौकरी कर। नहीं नहीं, मुझे मुझे किसी की बर्दाश्त नहीं है। जब मैंने ये सुना कि मुझे किसी की बर्दाश्त नहीं है, तो मेरे मन में एक एक अजीब किस्म की परेशानी पैदा हुई। इसका माने ये है कि परिवार नहीं चलेंगे। नौकरी तो करेंगी लेकिन परिवार नहीं चलेंगे, और जो मुख्य उद्देश्य है परिवार चलाने का, वो फोरफिट हो जाएगा। तो मैं उनको समझाना शुरू करता था कि बेटा ऐसा है कि परिवार में सहिष्णुता और त्याग, ये दो शब्द बहुत मायने रखते हैं। अगर आपने ये बर्दाश्त कर लिया और त्याग किया तो परिवार चल पाएगा। नहीं नहीं, मैं इस चीज को नहीं मानती हूँ। मेरे मन में ये सब कुछ है नहीं। मुझे नौकरी मिलेगी, और मेरे शर्तों पर अगर हमारा अ, ससुर की तो बात ही नहीं करते थे, बात करते थे केवल पति की। अगर हमारे हस्बैंड, होने वाले हस्बैंड, हमारी शर्तों के मुताबिक चलेंगे तो ठीक है, अन्यथा हमें कोई दिक्कत नहीं। मेरे मन में इतनी व्याकुलता हुई, और रात में जब घर आया और सोचता रहा कि इस तरीके का माहौल जो बन रहा है और हमारे भारत देश में, तो ये समाज भी टूट जाएगा, परिवार भी टूट जाएगा, और समाज और परिवार जो इकाई होता है देश की, वो टूटेगा तो देश भी टूटेगा, इसमें कुछ रह नहीं जाएगा। तो फिर उनको समझाता था, लेकिन वो बड़े दृढ़ थे, और उनमें जबरदस्त ईगो प्रॉब्लम थी, और उस ईगो प्रॉब्लम के कारण वो झुकने को, विद्यार्थी लड़के लोगों से तो हमारा थोड़ा सा संपर्क कम रहता था, मैं उनको थोड़ा समझाता था, लेकिन लड़कियों को ज्यादा समझाता था, क्योंकि परिवार को साथ लेकर चलने की जिम्मेदारी जो है लड़कियों की होती है। लड़के भी सहयोग करते हैं, लेकिन मेन जो कारक होता है वो हमारे घर की आई हुई बहुएं, वही जो लड़कियां हैं, आगे चल करके बहुएं बनेगी, और वो हमारे घर परिवार को जिस दिशा में चाहेंगी उस दिशा में ले जाएंगी। ये मेरे मन में रहता था। और अब हम थोड़ी सी ये बात करते हैं कि ये परिस्थितियां जो आई, सामाजिक परिस्थितियों का आकलन मैं करना चाहता हूँ। मेरा पहला पॉइंट ये है, समाज में ऐसी परिस्थितियां क्यों आई कि लड़कियां जो मेच्योर हो चुकी हैं, वो परिवार को
साथ लेके नहीं चलना चाहती। तो मैंने बचपन में, मैं तो गाँव की पृष्ठभूमि से आया हूँ और मैंने देखा है, और वहाँ के जो भी रीति-रिवाज और कार्यक्रम चलते थे, उनको मैंने साइंटिफिकली वैज्ञानिक पद्धति से उनको सोचना शुरू किया कि जैसे जब विवाह होता है, तो विवाह में जो होने वाली सास है, यानी लड़के की माँ है, वो कुआँ खेत किया जाता है। शायद दर्शकों को भी ये सब मालूम होगा। तो वो कुआँ में जा कर के पैर लटकाती कि मैं आत्महत्या कर लूँगा। क्यों? क्योंकि अब तुम्हारी जो आने वाली हमारी आने वाली जो बहू है या तुम्हारी धर्मपत्नी है, वो अब जो है घर परिवार में मुझे नहीं देखना चाहेगी। तो वो लड़का उसको सँभाल करके कुएँ की जगत से उठाता है, कहता है, मेरी ज़िम्मेदारी है, मैं तुमको सम्मानपूर्वक रोटी दूँगा, सम्मानपूर्वक रखूँगा। तो वो मान जाते हैं। एक एक प्रथा चली आ रही है, लेकिन उस प्रथा के पीछे एक वो है, तथ्य छिपा हुआ है। अब इन सब सामाजिक मान्यताओं के देश में, समाज में रह करके, और ये कोई लड़की जो आगे चल के बहू बनने जा रही है, वो ये सोचे कि मुझे अकेले रहना है, मुझे बर्दाश्त नहीं करना है, तो ये तो सामाजिक मान्यताएँ सब टूट जाएँगी। तो एक चीज़ ये मेरे मन में बराबर सालती रहती थी। जब मैं वकालत के पेशे में आया, वकालत के पेशे में मैंने देखा कि जी, मेरे पास जो केसेज़ आते थे, उन जी, केसेज़ को मैं स्टडी करता था। जी। और अब उसमें से कुछ केसेज़ के बारे में बताऊँगा, नाम ना लेते हुए। हुँ, एक केस ऐसा आया कि वो एक जीजा जी अपनी साली को लेके आए कि ये वकील साहब, इसका हम तलाक कराना चाहते हैं। तो एकदम से दिमाग में कौंधा कि जीजा जी तलाक क्यों कराना चाहते हैं? अरे! तलाक अगर किसी को कराना हो तो इसके माँ-बाप आते। तो मेरे जो जूनियर थे, मैंने उनसे कहा कि हम चूँकि एजेड हैं, तो ये हमसे थोड़ा-सा झिझक करेंगे, तो आप इनको थोड़ा अलग ले जाइए और उनसे पूछिए तलाक का कारण क्या है? तो उसने पूछा, 5 मिनट बाद वो मुस्कुराते हुए आया, तो मैंने कहा कि मैं समझ गया। मैंने कहा कि भाई साहब, ऐसा है कि आप 3 परिवार बर्बाद करने जा रहे हैं। एक अपना परिवार बर्बाद करने जा रहे हैं, एक अपनी साली का परिवार बर्बाद करने जा रहे हैं, और दूसरा इसके माँ-बाप का परिवार भी बर्बाद करने। क्या आप 3 परिवारों को बर्बाद करके आपको मिलेगा क्या? तो उनको देखा कि उनके चेहरे पर वो उस बात का कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि वो चलने लगे। मैंने अपने जूनियर से कहा, चूँकि ऐसा है कि हम लोग वकालत करते हैं, ऐसे पेशे में हम पेशा नहीं कर पाएँगे, तो अच्छा है तुम इनको इनको बाहर ले जाके इनका केस दायर करा दो। अब देखिए, अब इसमें क्या था, आप भी समझ गए होंगे, दर्शक भी समझ जाएँगे किस कारण से बहनोई जो है अपनी साली का तलाक करा रहा। दूसरा किस्सा क्या आया, ये एक कारण है इसमें तलाक का। दूसरा कारण पैसे का मैं आपको बता रहा हूँ। एक बहुत बड़े ऑफिसर, माने आप ये समझ लीजिए एडमिनिस्ट्रेटिव रैंक के ऑफिसर, एक बड़े मेट्रो शहर में रहते हैं, और उनकी बहू जो है कानपुर शहर की है। तो हुआ क्या कि उनके लड़के की जो शादी हुई, लड़का भी बहुत अच्छी पोस्ट पर था और लगभग 3 लाख रुपए पर मंथ की उसकी सैलरी थी। तो बहू के माँ-बाप साधारण थे। अब शादी हो गई, किस कारण से हुई वो तो मैं उधर जाता नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये बहू जा नहीं रही है और 2 बच्चे हैं, उनको लेके आ गई है, और ये जो है, अब मेरा बेटा बहुत परेशान है, उसके दोनों बेटे यहाँ हैं कानपुर में, और मैं एक मेट्रो शहर में रहता हूँ। तो मुझे बड़ी बेचैनी है, इसकी माँ को भी बड़ी बेचैनी है लड़के की। आप किसी तरीके से, क्योंकि इंटरनेट में हमारा रिज़्यूम पड़ा रहता था, और मैं आईआईटी के स्टूडेंट्स का भी जो लव मैरिज करते थे, वो मेरे पास आ जाया करते थे, तो वो भी उसी तरीके से देख-दाख करके आए होंगे। तो मैंने अ अ वो जो कानपुर के कोर्ट में उनका मुकदमा दायर था, वो मैंने बाबू को पैसे दिए और उससे फ़ाइल निकलवाई, और फ़ाइल की फ़ोटोकॉपी की, उनको भेज दी, और मैंने उसको स्टडी किया।
स्टडी करने में केवल हमें ये पता चला कि पैसे की भूख जबरदस्त है, लड़की की या लड़के के पेरेंट्स की, लड़की के मार्फत। तो खैर उनको बुलाया, वो आए और आने के बाद में वो स्थिति हुई कि समझौता, उनका ये कहना था कि समझौता करा दीजिए। डॉक्टर साहब जरा इसको थोड़ा और क्लियर कीजिए, पैसे की भूख से क्या तात्पर्य है आपका? लड़की तो ये बहुत साधारण घर की थी। लड़की साधारण घर की थी, लेकिन उसके पिता और माता जो थे, उन वो बहुत, मतलब उनको ये था कि ये सोर्स ऑफ इनकम है और ये आजकल चल रहा है। अपनी ये बेटी को एक सोर्स ऑफ इनकम बनाना चाहते थे। नहीं नहीं नहीं, उसमें बताइए ना भाई, दामाद आपने बताया 3 लाख रुपए सैलरी थी दामाद की, जी हाँ। तो बेटी जब अपने पति के साथ हंसी खुशी रहेगी तभी तो कुछ 10-20 हजार रुपए अपने माँ बाप को दे नहीं पाएगी। नहीं नहीं, वो हम तलाक दिलवाएंगे, तलाक में मेंटेनेंस होगा, क्योंकि ये पैसे वाले आदमी हैं तो जबरदस्त मेंटेनेंस होगा। 50% तो मेंटेनेंस हो ही जाएगा नकद का, और साथ साथ में प्रॉपर्टी का मेंटेनेंस, प्रॉपर्टी भी बढ़ जाएगी। तो उन्होंने कहा कि देखिए 2 बच्चे हैं और अगर ऐसा हुआ तो मेरा बेटा, उसको जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बच्चे ना होते तो एक बार शायद बर्दाश्त कर लेता। तो आप एक तरीके से, इसका मतलब ये हुआ कि हर महीने मेंटेनेंस पर, तलाक में तो यस, लाखों करोड़ों रुपए मिलते हैं आजकल। वो तो मिलेंगे ही। और चूंकि सैलरी से तो वो फिर भाई, लड़की के वकील साहब को बुलाया गया। लड़की के वकील साहब आए तो उन्होंने तो बीच में अड़ंगा डालना शुरू किया कि भाई इतने पर तो नहीं होगा। मैंने 3 कंप्रोमाइज लिखे, 3 एग्रीमेंट लिखे। 3 एग्रीमेंट में कभी ये न तैयार हो बरपक्ष के जो पिताजी, और कभी जो है कन्या के वकील साहब नहीं तैयार हो। और अंत में यही हुआ, वो चाहते थे कि मुकदमा आगे न बढ़े, तो बात खत्म हो जाए, और उन्होंने कहा कि 60,000 रुपए पर महीने हम पॉकेट अलाउंस भी दे देंगे इसको। और उसने कहा कि मैं इस पॉकेट अलाउंस में मुझसे कोई पूछेगा नहीं कि ये खर्च कहाँ कर रही हो, मैं किसी को दे दूं, कैसे भी खर्च करूं, इसमें हमारे ससुराल वालों का कोई पूछताछ नहीं होगी। दूसरा ये है कि बच्चों के लिए इतना इतना जमा कीजिए। तो कहने लगे बच्चे तो हम पढ़ाएंगे, बच्चे को तो हम ले ही जा रहे हैं। नहीं नहीं, आप अलग जमा कीजिए उनके लिए, भविष्य के लिए। तो कुल मिलाकर के मुझे उसमें चालाकी लगी कि इतना सब लेने के बाद जमा करवा लिया और बाद में फिर मुकर गए, और मुकर जाने पर समझौता टूट गया। अंत में यही हुआ, लिखा पढ़ा हुआ समझौता बेकार हो गया और मुकदमा दायर हो गया। फिर उन्होंने मुकदमा किसी और वकील के मार्फत दायर कराया। तो उसके आगे की कहानी मुझे नहीं मालूम है, कहाँ स्थिति गई, क्या हुआ। लेकिन एक ये पैसे की जबरदस्त भूख के कारण ये परिवार, बहुत अच्छा परिवार और एक तरीके से शालीन परिवार, माने लड़के के पक्ष से शालीन, और ये तो ठीक थे शालीन भाई, इनको भी हम जानते नहीं थे, लेकिन यही मानेंगे कि ठीक ही होंगे तभी शादी हुई होगी। टूट गया। अब आप सोचिए, अब देखिए इसके बाद मैंने कई परिवार जोड़े भी। जो छोटे स्तर के लोग थे, लोअर मिडिल क्लास के, उन लोअर मिडिल क्लास के बीच में ये था कि वो पैसा नहीं देना चाहते हैं बहू को, वो बीमार है, उसकी दवा भी नहीं करना चाहते हैं, और ऐसे लड़के से शादी हो गई है जो लड़का कमाता नहीं है, टोटल अपने माँ बाप के ऊपर डिपेंडेंट है, परिवार है उनके पास संपत्ति है, खेती बाड़ी है, वैसे भी संपत्ति है। तो ऐसे केस में मैंने भाई बुलाया उन लोगों को, लेकिन वो चूंकि ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, थोड़ा वकालत से डरते थे, और बुला करके दोनों पक्षों को बैठाला, और बैठाल करके मैंने ये कहा कि देखो ऐसा है, आपका अगर मुकदमा चलेगा तो मुझे फायदा है, लेकिन मुझे वो फायदा नहीं देखना है, मुझे पेंशन मिलती है, मेरा खर्चा चल रहा है बड़ा अच्छा तरीके से, मैं नहीं चाहता हूं कि आपका परिवार टूटे। तो वर पक्ष के पिताजी से मैंने कहा कि देखिए वो तो आपको इसकी बीमारी का, इसका खर्चा सब वहन करना पड़ेगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो वो बार-बार उसको, वो ऐसा नहीं करती, वैसा नहीं करती, मैं तो नहीं दूँगा, ये नहीं, नहीं हमने कहा कानूनन वो ले लेगी और वो करेगी भी नहीं, तब फिर आप क्या करोगे? और आप
जरा सी बात इधर उधर करोगे, बंद हो जाओगे, आपके ऊपर तमाम केसेस लग जाएंगे। खैर वो तैयार हो गए, वो परिवार बंध गया, टूटने के कगार पर था परिवार, वो बंध गया। इसी तरीके से हमारे पास जो लोग आते हैं, तो पहले तो मैं उनको समझाता हूँ कि बिटिया को ले आओ, लड़के को ले आओ। मैं उसको समझाऊं कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं बहुत बुरे हैं। आप दोनों परिवार बर्बाद हो जाएंगे, पैसे से भी बर्बाद हो गए, सामाजिक परिस्थिति तो कुछ अच्छी रहेगी नहीं। कभी कभी समझ जाते हैं, बोले कि ज्यादातर केसेस में नहीं समझते हैं। क्यों? ईगो प्रॉब्लम। मैं क्यों झुकूं? अब आप थोड़े और उदाहरण बताता हूँ मेट्रोज के। मेट्रो की एक लड़की, और वो एडमिनिस्ट्रेटिव रैंक की थी। तो ये था, तय हुआ कि भाई बड़े बड़े शहरों में ये सफाई कर्मचारी नहीं मिलते हैं, कि एक हफ्ते में एक संडे को हम टॉयलेट साफ करेंगे, नेक्स्ट संडे को आप साफ कीजिएगा, तो मामला चलेगा। ना हमारी जिम्मेदारी है मैं बराबर टॉयलेट साफ करूं, बच्चे की टट्टी मैं उठाऊं, आपको भी उठाना पड़ेगा, बच्चे की नेपकिन आपको भी बांधना पड़ेगा। तो हमने कहा वैसे तो माँ का ही कर्तव्य होता है, बच्चे के बारे में, लैट्रिन के बारे में तो ठीक है, आपका जो समझौता हो जाए अच्छा है, लेकिन बच्चे के बारे में जो है वो तो माँ की जिम्मेदारी हमेशा से रही है। तो अब आप ये कहिए कि मेरा हस्बैंड रात में उठ करके सोते से बच्चे की ने टट्टी कर दी तो टट्टी साफ करे, उसको नई नैपकिन पहनावे और फिर वो सोए, तो ऐसा तो समाज में नहीं रहा है। तो कह लगे नहीं, नहीं रहा होगा, नहीं रहा होगा, लेकिन अब होगा। अब ये देखिए, वहां दरार पड़ गई। खैर परिवार तो जोड़ा रहा, लेकिन दरार पड़ गई। केवल एक ऊपरी समझौता था, अंदर से कोई विश्वास नहीं था, विश्वास खत्म हो गया। अब हम ये एक दो तीन किस्से तो मैंने आपको बताए, इनमें कारण, किसी में धन का कारण, किसी में पारिवारिक कलह का कारण, और किसी में जो था ये ईगो प्रॉब्लम। ज्यादातर केसेस में ईगो प्रॉब्लम और धन का कारण होता है। अब हम कुछ और आपको चीजें चल सकता हूँ। देखिए, हमने पाश्चात्य देशों में ये देखा है कि प्री न्यूपिटल एग्रीमेंट करते हैं। प्री न्यूपिटल माने शादी के पूर्व का एग्रीमेंट होता है। उसमें ये होता है कि हमारी जो अभी तक की अर्जित संपत्ति है, चाहे लड़के की हो चाहे लड़की की हो, वो हमारी रहेगी, उसमें शादी टूटने के बाद कोई बंटवारा नहीं होगा। लेकिन शादी के बाद और टूटने के पहले तक जो संपत्ति अर्जित होगी, उस संपत्ति में बराबर का बंटवारा होगा। वहां भी अगर अच्छी खासी संपत्ति जो है अर्जित हो गई, तो बस टूटने का कारण बन जाता है। मैंने ये अनुभव किया है कि अगर आप बहुत अ, पैसा कमाते हैं और बहुत आप अ, संपत्ति इकट्ठा करते हैं, तो आपके बच्चे भी और आपकी धर्मपत्नी अगर वो सुशीला नहीं है, तो एक विग्रह का कारण बनता है। अब देखिए, अब इसका अब अभी एक आध समस्याएं और मैं बताता हूं, उसके बाद निवारण के बारे में भी बात करता हूं। कि जो शिक्षा दीजिए, आजकल सभी पढ़ते हैं, पढ़ना भी चाहिए, लड़कियां भी पढ़ती है, हॉस्टल में भी रहती है। आईआईटी का हॉस्टल में भी मैं रहा हूँ, और मैं देखता था कि वो भी शराब पीती थी, और साथ साथ में लड़कों के हॉस्टल में रात गुजारती थी, सिगरेट भी पीती थी। ये पाश्चात्य या अपनी प्राच्य सभ्यता में ऐसा तो नहीं संभव है। तो अब प्रश्न ये है कि ये बराबर शादी के बाद शादी भी करेंगी, शादी भी होगी, शादी के बाद इस तरीके की जब आदतें होंगी तो ज्यादा दिन तो ये नहीं चल पाएगा। नतीजा ये होगा कि वो विग्रह होगा, और विग्रह होने पर वो परिवार टूटेगा और संबंध विच्छेद हो जाएगा। तीसरा ये है, जो समस्या का बहुत बड़ा कारण है, कि बचपन से हमें विद्या नहीं सिखाई जाती। हम विद्या न परिवार से सीख पाते हैं और न शिक्षा मंदिरों से सीख पाते हैं। हम शिक्षा ले लेते हैं, डिग्री ले लेते हैं, उद्देश्य क्या रहता है कि हम जा करके अच्छी नौकरी करने लगेंगे, पैसा कमाएंगे। लेकिन परिवार कैसे चलाएंगे, अपने को कैसे चलाएंगे, अपने शरीर के बारे में, अपने स्वास्थ्य के बारे में और अपने पारिवारिक जीवन में कैसे एक दूसरे को
निभाते हुए आगे बढ़ेंगे, ये न सिखाया जाता है, न कोई सीखना चाहता। सीखता किससे है? मोबाइल के सीरियल से, टीवी के सीरियल से, और आजकल समाज में सड़क पर फैली हुई कुरीतियों से वो शिक्षा लेते हैं, और वो शिक्षा निश्चित रूप से परिवार को बर्बाद करने वाली ही है। अगर बचपन से पेरेंट्स बच्चे को घर में रामचरितमानस, जिसमें कहा जाता है, आपने भी पढ़ी होगी, दर्शक भी पढ़ते हैं, प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मात पिता प्रभु नावहीं माथा। ये तो आजकल तो कोई पैर छूना क्या, नमस्कार करना भी उसको ईगो प्रॉब्लम आ जाती है, उसमें भी मैं क्यों करूं? तो सवाल ये है। और एक एक और इसी तरीके का श्लोक है उसमें, शास्त्रों में, अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेवना चत्वारः तस्य वर्धते आयु विद्या यशो बलम। जो वृद्धों का की सेवा करता है, उनको अभिवादन करता है, उनका यश, विद्या, बल और उस सब बढ़ता है। और ये शाश्वत सत्य है। ये ऐसा नहीं है कि अपने फेवर, वृद्धों ने अपने फेवर में इस श्लोक बना रखे हैं, ऋषि मुनियों ने बनाए थे, और ये उनका कर्तव्य था कि हम समाज को एक दिशा निर्देश दें, जिससे ये समाज सुशिक्षित होकर के चलता रहे। वो सबका विलय हो गया। म्यूट है, म्यूट है। डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा कि लड़कियां सिगरेट पी रही हैं, शराब पी रही हैं, लड़कों के साथ रात बिता रही हैं हॉस्टल्स में, और ये तो आजकल के जो लड़के हैं उनके लिए ये बड़ा सोशली एक्सेप्टेड नॉर्म है। आजकल के जो खुद लड़का इसी सोच का है, वो उसके लिए बड़ी नॉर्मल बात है। उसकी गर्लफ्रेंड या उसकी पत्नी अगर शराब पीती है, वो खुद एक नंबर का शराबी है, वो ऐसे सर्कल में रहा है जहां उसके साथ की लड़कियां तब शराब पीती, तो उसकी पत्नी भी अगर शराब पीती है, तो ये तो सर बड़ा एक्सेप्टेड सा नॉर्म हो गया है। बल्कि आज के इधर मॉडर्न जमाने में सर मुझे ऐसा लगता है ना कि हम लोग थोड़ा सा पुराने जमाने के लोग बैठ गए आज बात करने। सर मेरी उम्र 60 साल होने वाली है, अगले साल 60 साल हो जाएगी, आप 80 के ऊपर जा रहे हैं। सर 60 और 80 साल के दो बुढ़े 20 और 22-25 साल के बच्चों के बारे में बातें कर रहे हैं। और एक बात बताऊं आपको, सर आज के जमाने में अगर आप किसी से सुशील होने की, संस्कारी होने की, ब्रह्मचर्य की अगर बात करें, तो कहेंगे यार कितने तकियानुसी लोग हैं, कैसे फालतू की बात कर रहे हैं। सर आजकल शराब, लड़कियों का शराब पीना और बहुत तंग कपड़े पहनना या बहुत कम कपड़े पहनना, बल्कि न पहनना, मैं मानता हूँ, सर देखता हूँ। यही बल्कि जो पूरा कपड़ा पहन लेता है, बड़ी भैंजी लग रही हो, उसके लिए एक वर्ड चलता है आजकल कि एकदम भैंजी लग रही हो। सर अगर आज कोई नेता या कोई व्यक्ति अगर सामाजिक मंच से कह देना कि ऐ लड़कियों जरा कायदे से रहो, तो मीडिया पता है कैसे रिपोर्ट करता है कि नेताजी की जुबान फिसली, नेताजी की जुबान फिसली, विवादित बयान दिया नेताजी ने। अगर कोई कह दे कि रात को 10 बजे के बाद अकेले सुनसान सड़क पर क्यों घूम रही हो, क्यों निकल रही हो। अभी पीछे सर एक बीएचयू में एक घटना हुई, कांड हुआ, जहां आपके इंजीनियरिंग कॉलेज बीएचयू की एक लड़की रात को 1:30 बजे वॉक करने गई, और वहीं से एक उसका मित्र भी 1:30 बजे ही रात को वॉक करने निकला, और ये सब जो है झाड़ियों में जो है बैठ के पढ़ाई करने लगे। तो वहां पे 3 शोधे बनारस के जो है लुच्चे लफंगे आ गए, उन्होंने उनके साथ कुछ मतलब शील भंग की घटना की। तो मैंने कहा कि उनको तो पहले तो योगी बाबा को जो है वही उनके साथ करना चाहिए जो आजकल अपराधियों के साथ हो रहा है, कि कम से कम घुटने में तो गोली मारी देनी चाहिए तीनों के। और इन देवी जी से भी मैंने कहा कि हे देवी, इस धरती पे बहुत कांटे हैं,
और आप इस धरती के सारे कांटे नहीं चुन सकते, इसलिए बेहतर होगा कि जूते पहन लो। अरे वाह, देखो हमको जूते पहनने के लिए बोलता है, कितना बदतमीज आदमी है, अपने कांटे उठाओ तुम। मैंने कहा साहब हम ठीक है, हम आपके पद से कांटे उठाने की कोशिश करेंगे, पर इसके बावजूद एक आध चुभ सकता है, इसलिए जूते भी पहन लो। जरा कायदे से रहो। 1:30 बजे सुनसान सड़क पर टहलने निकल रही हो, मतलब हमको उस मेरी इस वीडियो पे बहुत मुझे नई उम्र के प्रतिक्रिया आई। बुढ़े, शर्म नहीं आती तुमको ऐसी बात कहते हुए। तो हम जब बात करते कि जरा भाई एक सदाचार ब्रह्मचर्य, बोले शर्म नहीं आती ऐसी बात, तुम्हारे घर बहन बेटी नहीं है क्या? तो ऐसी ऐसी बातें। तो आपने जो कहा ना कि शराब पीती है, बल्कि जो शराब नहीं पिएगी आजकल उसको बैकवर्ड घोषित कर दिया जाएगा सर। इसलिए अब जरा इस बातचीत को हम थोड़ा सा अगले लेवल पे ले चलते हैं। आपने एक बात कही भाई, बेटियों को पढ़ाओ, उनको सिर्फ हाउसवाइफ बना के मत रखो, उनको एक करियर वुमेन बनाओ। सर मैं इस चीज का बहुत बड़ा पक्षधर हूं कि बेटियों को बेटों के बराबर पढ़ाइए, बल्कि उनसे बेहतर पढ़ाइए, उनको करियर वुमेन बनाइए। पर करियर वुमेन बनाने का और पढ़ाने लिखाने का ये मतलब थोड़ी ना होता है कि क्योंकि तुम पढ़ गई, क्योंकि तुम 3 लाख रुपए महीना कमाने लग गई और तुमने अपना परिवार उजाड़ लिया, चूंकि तुम पढ़ गई हो तुमने अपना परिवार उजाड़ लिया। सर ये सोच कि अच्छा क्या पढ़ी लिखी होना क्या ये लेटेस्ट फिनोमेना है क्या? ठीक है सब लड़कियां नहीं होती थी, पर पढ़ी लिखी विदुषी महिलाएं तो आदिकाल से हमारे समाज में होती आई हैं ना। गार्गी मैत्रेयी इसी समाज की थी ना। सभी है। क्यों? तो सर गार्गी मैत्रेयी का तो तलाक नहीं हुआ था, गार्गी मैत्रेयी कम विद्वान नहीं थी ना। तो चूंकि मैं पढ़ गई हूं, अब मैं आधा कपड़ा शरीर उघाड़ा खुला लेके सड़क पर घूमूंगी और परिवार पति मेरी शर्तों पे चलेगा, समाज मेरी शर्तों पे चलेगा। क्यों? क्योंकि मैं तो करियर वुमन हूं। सर ये सोच आखिर क्यों आई कि जैसे ही पढ़ लिख के करियर वुमन बनी तो समाज के जो बाकी नॉर्म से परिवार नामक संस्था ही को ही बर्बाद करने में तुल गई, विवाह नामक संस्था को ही बर्बाद करने में तुल गई। ऐसा क्यों? देखिए मैंने अभी आपको एक कहा था शिक्षा के साथ साथ विद्या भी होनी चाहिए। विद्या माने जीवन को अच्छी भली बात चलाने के लिए चला और एक सुचारू रूप से एक हाईवे तय किया था समाज के ऋषियों ने, बुजुर्गों ने, विद्वान लोगों ने। पढ़ना सभी को चाहिए, अच्छा पढ़ना चाहिए। जो जितने पढ़ेगा चिंतन उसका उतना बढ़िया हो। लेकिन अगर डिग्री लेकर के उसने केवल नौकरी की, डिग्री लेकर के विद्या का मतलब ये है कि हमें कैसे चलना चाहिए, हमारे जीवन को कैसे हम कैसे ले जाएं और परिवार को कैसे ले जाएं, हमारे होने वाले बच्चों का पालन पोषण, उनका उनका एक व्यवस्था कैसे बनाई जाए। ये अगर नहीं है तो वो पढ़ाई केवल नौकरी के लिए है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है, देखिए शराब पीने की जैसे आपने जिक्र किया ठीक है, लेकिन एक चीज बताइए कि क्या समाज में बुरी आदतों को कभी भी समझदार लोगों ने पनाह दिया है? कभी नहीं पनाह दिया है। क्यों?
स्वास्थ्य भी खराब होता है, आपका मस्तिष्क का चिंतन भी खराब होता है, और जब चिंतन खराब होगा तो आपकी कार्यशैली भी खराब होगी। ये सब इसके पीछे था कि ये शराब, सिगरेट आपके, पहला तो तुरंत आपका स्वास्थ्य खराब होगा, आपको तरह-तरह की बीमारियाँ हो जाएँगी, और साथ ही साथ में आप जिन लोगों के साथ में रहेंगे, इस तरीके के लोग ही आपके साथ होंगे, तो उनका चिंतन भी कैसा ओछा चिंतन होगा। जब ओछा चिंतन होगा, तो आपकी कार्यप्रणाली भी वैसी होगी। अब देखिए, एक और आपको उदाहरण देता हूँ। आजकल बड़े शहरों में, और इवन मैं देखता हूँ कानपुर जैसे शहर, जिसे बहुत बड़ा नहीं कहा जाता है, अपने लिए क्या देगा? भई एक यहाँ एक नियम कानून बनाए गए थे। यहाँ एक संहिता, आचार संहिता तैयार हुई थी। हर चीज़ की आचार संहिता होती है, जीवन जीने की कला बताई गई थी, और उसमें सफलता है जीवन की। लंबे जियो, स्वस्थ जियो, अच्छा चिंतन करो, और अगर आप इससे विरत हैं, तो आपके जीवन की सार्थकता तो नहीं है। कहीं कोई नहीं कहता है सार्थकता है। तो अब शुरू कहाँ से होता है? अब शुरू आपकी जो गलत सोबत है, गलत तरीके के व्यवहार बातें हैं, गलत तरीके के क्रियाकलाप हैं, वो सब क्रियाकलाप जो है आपको गलत तरीके पर ले जाएँगे, और अंत में होगा क्या? आप बहुत जल्दी शरीर से भी विरत हो जाएँगे, और कोई नहीं पूछेगा। तो इस वजह से ये सब चीज़ें दूर रहें तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी हमारा चिंतन ऐसा हो कि हम भाई बच्चों को सिखाएँ, समझ में आ जाए अच्छी बात है, नहीं समझ में आता है, उल्टे हमको गाली देते हैं या कुछ कहते हैं, उल्टा-सीधा कहते हैं, ठीक है हम सुन लेंगे, हम बड़े हैं, हमें सुनने के लिए बनाया गया है। लेकिन हम उनको गलत रास्ते पे चलते नहीं देखना चाहते, बताएँगे। हमारी आदत है 40 साल सर्विस करने के बाद में रास्ते में कोई लड़का मिलता, "अरे भई तुम्हारा ये गणित, क्योंकि हिसाब हमको तो उस समय कहा जाता था, हिसाब की सवाल लगा डालो।" तो अगर हम उससे हिसाब कहें तो वो कहेगा ये क्या कह रहे हो? तो हम पूछते हैं मैथमेटिक्स, अरिथमेटिक तुम बढ़िया सी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? क्योंकि अरिथमेटिक अगर बढ़िया करोगे तो तुम्हारी बुद्धि भी शार्प होगी, और तुम्हें दूसरे सब्जेक्ट भी अच्छे आने लगेंगे। तो कहे वो फिर हिचकिचाता है या जो करता है वो बता देता है। तो कहने का मतलब नींव में जो है सदाचार से रहना, मेहनत करना, और मेहनत करके जीवन यापन करना, जिससे आपका जीवन सफल हो, और साथ-साथ में आप एक अच्छे नागरिक बने, आपको याद किया जाए, आपका परिवार भी याद करे, समाज भी याद करे। तो इसके पीछे ये सब बातें थी। अब उन बातों को अपनी तरीके से, कि इसको साहब हम तो वो है कि ऋणम कृत्वा घृतं पिबेत यावत् जीवेत सकम जीवेत। तो वो जीवन नहीं है। आप ये समझ रहे हैं सुख से जी रहे हैं, सुख से नहीं जी रहे हैं। पागलपन, शराब पी कर के पागलपन हो जाना कोई सुख नहीं है। किसी भोग विलास में ज़रूरत से ज़्यादा लिप्त हो जाना सुख नहीं है। सुख है एक एक नियम बनाया गया है, परिवार को चलाना है, हमारे परिवार वंश वृद्धि करना है, उसके लिए एक आवश्यक जो प्रक्रिया है उसे आपको करना है। लेकिन अब उसकी अति कर दोगे, दूसरी तरफ चले जाओगे, आपका शरीर भी खराब होगा, आप कुछ दे नहीं पाएँगे, आपके बच्चे भी खराब हो जाएँगे, ये सब चीज़ें हैं। तो चिंतन, देखिए बाबा जी ऐसा है, चिंतन बदलना पड़ेगा, और चिंतन के हिसाब से कार्यकलाप बदलना पड़ेगा। अब प्रश्न ये कहते हैं कि हमने एक लेक्चर दे दिया। मैं कुछ कहना चाहता हूँ आपको। आपने कही कि वो एक महिला थी, आप बता रहे थे कि जिसमें उसका शादी में ये एक अंडरस्टैंडिंग थी कि तुम भी घर का काम में हाथ बटाओगे या तुम भी बच्चे को देखभाल करोगे। सर, ये जो नई पीढ़ी आई है ना, जहाँ पत्नी भी करियर वुमन है और पत्नी भी जो है परिवार का पोषण कर रही है, यह परिवार को कमा रही है, परिवार के लिए कमा रही है। या वह भी सुबह 9 बजे से लेके शाम 6 बजे तक काम कर रही है, वो भी थकी-माँदी घर आ रही है। सर, उसकी अगर ये एक्सपेक्टेशन है कि पति उसके साथ काम में हाथ बटाए, तो सर ये इसमें मैं कुछ गलत नहीं मानता हूँ। मैंने बहुत सारे परिवारों में हमारी जो जो आम जो सोसाइटी है, उसमें हम लोग की पीढ़ी की जो माताएँ थी ना, हमारी माताएँ जो थीं,
उनका तो ये सोच थी कि उन्होंने अपने बेटे को और अपने पति को कभी अपने हाथ से एक गिलास पानी लेके पीने नहीं दिया, हमारी मदर्स ने। तो वो अपनी बहुओं से भी यही एक्सपेक्ट करती थी। मैं ये अपनी बात कर रहा हूँ, जबकि मेरी शादी हुई आज से 35 साल पहले, पुरानी बात है। तो आज से 35 साल पहले मेरी मदर मुझसे ये एक्सपेक्ट करती थी, मेरी वाइफ से ये एक्सपेक्ट करती थी कि वो करियर वुमन भी रहे और घर का सारा काम भी करे। तो इसका विरोध अपनी मदर से मैं करता था। मैंने कहा एक बात बताइए, वो सुबह 9 बजे की गई और शाम को 6 बजे वापस आई है, और आप ये एक्सपेक्ट करती हैं कि वो आते ही सबसे पहले आपको चाय बना के दे, आपको पानी दे, और फिर उसके बाद रसोई में घुस जाए और पूरे परिवार की सेवा करे। और अगर छोटा बच्चा है गोद में, तो उसको भी रात को 2 बजे उठ के जो है उसकी नैपी बदले। तब ये हमारी मदर्स के एक्सपेक्टेशंस ये रही हैं। जबकि जो प्रोग्रेसिव सोच के लड़के थे, मर्द थे, द मेन ऑफ द सोसाइटी, उन्होंने इस चीज को स्वतः स्वीकार कर लिया। उसके लिए उनको उनसे बहुत ज्यादा औरतों को झगड़ा नहीं करना पड़ा कि चूंकि तुम भी काम कर रही हो, तुम भी थकी मांदी आई हो, तो मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। संयुक्त परिवारों में सर चल जाता था। यहाँ मदर थी तो मदर भी, हमारे तो मदर एक्टिव नहीं, हाइपर एक्टिव रहा करती थी, हैं? तो जहां मदर है या संयुक्त परिवार है, वहां मर्द अगर रसोई में हाथ न बटाए तो चलता है। परंतु यदि एकाकी परिवार है, एक फ्लैट में पति पत्नी और एक बच्चा रह रहे हैं, और पत्नी भी काम करती है, तो यदि वो अपने पति से एक्सपेक्ट करती है, तो इसमें समाज को, ये तो उसकी बड़ी जेन्युइन डिमांड है उस महिला की। सर, मैंने जब पिछली वीडियो बनाई, जिस वीडियो को देख के आपने मुझसे संपर्क किया, उस पे कुछ महिलाओं के ऐसे कमेंट्स आए, तो उनके कमेंट से मुझे लग रहा था कि ये खुद जो है जमाने की सताई हुई, या ये खुद कोई तलाकशुदा महिला है, या इसके अनुभव बहुत कड़वे रहे हैं अपनी सास के साथ या परिवार के साथ, इसलिए ऐसा कमेंट्स कर रही है। एक महिला ने बहुत सारे उसमें कमेंट्स कर रखे हैं, आपने भी शायद पढ़े होंगे, नहीं तो पढ़िएगा। तो उसके कमेंट्स में बड़ी तलखी थी, बड़ी कड़वाहट थी। वो समाज से और अपने परिवार से, अपने पति से या अपनी सास से बहुत दुखी होकर उसने वो सब लिख रखा था। तो देखिए, महिलाओं के कुछ कुछ नहीं, बहुत से पॉइंट्स तो जेन्युइन है। भाई, हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि हम पितृसत्तात्मक समाज रहे हैं। यहाँ पे वी आर अ पेट्रियार्कल सोसाइटी। पर सर, वो तब तक चलता था जब तक हमारी पत्नियां, हमारी बहुएं हाउसवाइफ हुआ करती थी, और परिवार पोषण की जिम्मेदारी उनकी नहीं थी। मनुष्य जो पुरुष होता था घर का, वो दिन रात खट के, चाहे बोलना कि चाहे अपने को बेच के लाओ, पैसा लाओ, जिससे परिवार चले। परिवार चलाने की जिम्मेवारी सिर्फ पुरुषों की थी, महिलाएं सिर्फ घर संभालती थी। तो सर, यहां जहां काम का बंटवारा था, तब तक तो बहुत अच्छा चला। पर सर, जब पुरुषों को भी ये लगने लगा कि नहीं, पत्नी भी काम करे, तो सब, जब पत्नी काम करेगी तो फिर तो उसको, आपको घर के काम से तो रिलीव करना पड़ेगा, उसके घर के काम में उसकी मदद करनी पड़ेगी। पर यहां पे आ जाती है सर ईगो की प्रॉब्लम। ये जो फेमिनिज्म का जो अभियान चला ना, ये एक आंदोलन जो चला, ये बड़ी बिंदी गैंग, इतनी बड़ी बिंदी, आपने जो तिलक लाया है उसका 4 गुना बड़ी, इतनी बड़ी, ये इतनी बड़ी बिंदी, ऐसे कितनी बड़ी, ऐसे माथे पे कैसी लगती होगी। हाँ, इतनी बड़ी बिंदी लगा के एक महिलाओं का गैंग सक्रिय हुआ हमारे देश में, और उन्होंने कहा कि इस पितृसत्तात्मक समाज को चैलेंज करने का एकमात्र तरीका है कि सबसे पहले तो सड़क पे नंगी हो जाओ, दारू पी के सड़क पे नालियों में गिरने लगो, तभी तुम पुरुषों की बराबरी कर पाओगे। पुरुषों की तरह हम भी सड़क पे नंगा घूमेंगे, हम भी खड़ा होकर मूतेंगी। हाँ?
पुरुष अगर ब्रा नहीं पहनते तो हम भी ब्रा नहीं पहनेंगी। ब्रा को औरत की गुलामी का सबसे बड़ा हथियार बताने लग गया ये गिरोह कि औरत क्यों गुलाम है, क्योंकि उसको ब्रा पहननी पड़ती। पुरुष जो है टॉपलेस होके सिर्फ चड्डी पहन के नदी में नहा लेता है, तो हम लोग काहे पूरा कपड़ा पहन के नहाती हूं। पर नंगेपन में अब आप बराबरी करेंगी, और नंगेपन मतलब वस्त्र उतार कर समाज में बराबरी का दर्जा हासिल करेंगे। तो ये जो सोच पैदा की गई ना वामपंथियों द्वारा, पितृसत्तात्मक समाज को चैलेंज करने के लिए, वो किस ऑफ लव का सरेआम चुंबन का आयोजन होने लग गया सर वामपंथियों द्वारा, अपने बाप को दिखाने के लिए कि लड़की बाप के सामने जो है अपने बॉयफ्रेंड को एक साथ 18-18 लड़कों को जो है वो किस कर रही है। वो किस भी वो लंबा वाला किस, फ्रेंच किस जिसको बोलते हैं। तो सर इस आंदोलन से प्रभावित होकर जब लड़कियां परिवार में अपने पति से, अपने परिवार के पुरुषों से जब बराबरी का मुकाबला करने लगी ना, कि हमको भी अधिकार होना चाहिए, हम भी खड़ा होकर मूतूंगी, तो समाज में असली समस्या यहां से पैदा हुई। अच्छा, मैं पिछली वालिया मिसेस वालिया से भी जब मैं बात कर रहा था, मैं आपसे भी जब ये लड़कियां छोटी छोटी बात पे ईगो पाल के जब अपने पति से, अपने ससुराल में, अपने फैमिली से लड़ने लगती है, तो क्या इनको एहसास होता है कि मेरा परिवार खराब हो रहा है, मेरी शादी अब धीरे धीरे टूट रही है? इनको ये शादी टूटने का डर, एहसास या अपराध बोध होता है, या उससे वो मुक्त हो चुकी हैं, जो इस प्रकार की तलाक लेने वाली महिलाएं आती हैं, या जो गृह कलह कर रही है रोजाना, उनको अपनी शादी टूटने का डर नहीं होता कि मेरी इन हरकतों से मेरी शादी टूट रही है? उस वक्त उनकी सोच क्या होती है, ये बताइए मुझे। देखिए, एक चीज, 3 बातें आपने कही, मैं उनको ब्यौरेवार बताता हूँ। ठीक है, आज के ज़माने में, महँगाई के समय में और थोड़ा-सा अच्छे तरीके से रहने खाने के समय में, दोनों को नौकरी करनी पड़ती है और उसमें पुरुष वर्ग को भी हाथ बटाना चाहिए। कहीं-कहीं ये झगड़े का कारण होता है कि मैं ही सब्ज़ी काटूँ, मैं ही खाना बनाऊँ, मैं ही चाय बनाऊँ, तुम नहीं कर सकते हो क्या? बहुत से पुरुषों ने अपने को, बहुत से लड़कों ने अपने को ढाला है, और जो नहीं ढाल पाए, वो कलह का कारण बना। देखिए, लेकिन जहाँ तक बच्चे की परवरिश, मान लें खेलना है, उसको ले जाना है, छोड़ना है, करना है, वो तो पुरुष कर सकता है। लेकिन बच्चे के लालन-पोषण, दूध पिलाने, उसको साफ-सूफ करने की ज़िम्मेदारी, क्या सच पूछिए, माता जो है, माँ जो है, या स्त्री जो है, वो जितने अच्छे ढंग से कर सकती है, पुरुष नहीं कर सकता है, उसके नेचर में नहीं है। तो एक तो उसका ये हमारा ये मानना है। दूसरा, आपने कहा कि एक बात अभी कही ब्रा की। देखिए, शरीर की रचना ईश्वर ने दोनों की अलग-अलग बनाई है। तो शरीर की रचना के हिसाब से वो वस्त्र भी है, और इसमें ये कहना कि हम अगर ये कपड़ा नहीं पहनेंगे, तो हम पुरुषों के बराबर हो जाएँगी, ये तो बुद्धिमत्ता का परिचायक नहीं है, ये तो बेवकूफ़ी का परिचायक है कि हमारे शरीर की रचना अलग है, तुम्हारे शरीर की रचना अलग है। और दूसरी चीज़ ये है, सामाजिक परिस्थितियों जो आज से नहीं, हमेशा से, युगों से चला आया है कि औरत, कहना नहीं चाहिए, औरत के शरीर को ढक के रखने में ही ये है कि कम से कम लोगों की नज़र गलत नहीं होगी। अब ये कह दीजिए, तुम गलत क्यों, हम नंगे घूमेंगी? तो वो गंदगी अगर कुछ है, तो उसको ढक के ही रखना चाहिए। तो उसको, गंदगी का मतलब ये नहीं मेरा है, जो चीज़ ढकने लायक है, उसको ढक के ही रखना चाहिए। इतना ढक लो, इतना समझौता कर लो कि वो पुराने ज़माने की पिछौरी ओढ़ करके, धोती पहन करके, पैर भी ना दिखाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये कोई ये क्या नाम हाफ पैंट पहन करके या इस तरीके का
ठीक है, आप घर में पहने, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समाज में जब दरिंदे खड़े हैं, तो अब उनको कितनों को मारोगे, कितनों को करोगे? आप 1 से बचोगे, 2 से बचोगे, 10 से बचोगे, लेकिन 11वीं से नहीं बच पाओगे, तब तुम्हारे शरीर की दुर्दशा। तो अपने को सुरक्षित रखने के लिए कम से कम कपड़े ठीक से पहने, अपने को सुरक्षित रखने के लिए। उसमें आपका ईगो प्रॉब्लम नहीं है, उसमें आपको कोई ये इस भावना से नहीं देख रहा है कि आप नीची हो जाएँगी और पुरुष वर्ग जो है ऊँचे पर पहुँच जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि चूँकि बचपन से ही भाई 10वां पास किया, 11वां 12वां पास किया, घर से चली गई। हॉस्टल में ज़्यादातर जो अच्छी शिक्षा प्राप्त करने एमबीए किया, बीटेक किया, एमबीबीएस किया, हॉस्टल में रही। हॉस्टल में मैं भी रहा हूँ कुछ दिन। मैंने देखा हॉस्टल का वातावरण जो है शिक्षाप्रद नहीं होता है। वो बहुत इस तरीके का वातावरण होता है कि उसमें से निकला हुआ लड़का या लड़की बहुत स्वच्छंदचारी होते हैं और स्वच्छंदचारिता पारिवारिक जीवन में सामाजिक जीवन में नहीं चल सकती है, नियमों के मुताबिक चलना पड़ेगा। अब ये तुलसीदास को तमाम लोग कहते हैं, तमाम एक चौपाई है जिसके ऊपर लोग बड़ी-बड़ी बातें करते हैं और वो बातें इस वजह से नहीं करते हैं कि उनको अच्छी नहीं लगती, उनको अच्छी लगती है अंदर से। लेकिन उनको कुछ हासिल करना है, वो कह कर के समाज को भड़काना है, भड़का के अपने फ़ेवर में करना है, कुछ फ़ायदा उठाना है, इस वजह से वो बात करते हैं। उन्होंने हमेशा ये कहा कि भई स्वेच्छाचारिता नहीं, स्वच्छंदता नहीं, स्वतंत्रता चाहिए। स्वतंत्रता माने विचार आपके स्वतंत्र हो, लेकिन आप सामाजिक परिवेश में चलेंगे। आपको जो शाश्वत नियम बनाए गए हैं, उसमें चलिएगा। समय के अनुसार थोड़ा-थोड़ा परिवर्तन होता चलता है, उतना परिवर्तन समाज भी स्वीकार करता है, परिवार भी स्वीकार करता है। लेकिन ऐसा कि रेडिकल चेंज कर दीजिए, आमूल-चूल बदल दीजिए, हम कपड़ा नहीं पहनेंगे, नीचे कपड़ा ऊपर पहनेंगे, ऊपर कपड़ा नीचे पहने ऐसा कर दिए तो पागलपन कहलाएगा। तो मेरी समझ से तो यही है कि भाई सब चीज़ें ठीक से चलें, यथावत चलें, सुरक्षा से चलें और ऐसा मौका ही ना दें। दूसरी चीज़ ये है, सम्मान तो हमें करना है नारी का। नारी का सम्मान करना है, नारी की अस्मिता का सम्मान करना है और वो आज बड़े-बड़े काम कर रही हैं। वो तो हमारे लिए पूजनीय है, वंदनीय है और आज ही नहीं वंदनीय है, युगों-युगों से वंदनीय रहा। यज्ञ कराती थी, गार्गी मैत्री का आपने नाम लिया, यज्ञ कराती थी। आज भी ब्रह्मचर्य शोध संस्थान है, गायत्री शांति कुंज हरिद्वार है, वहाँ क्या है? लड़कियाँ वेद पंथ पढ़ती हैं और वो सब एक संस्कार कराती हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा समाज एक जैसा हो गया है, लेकिन अधिकांशतः ये मोबाइल, टीवी के सीरियल, टीवी इनका प्रभाव बहुत अधिक है और वो जितना ज़्यादा उसका प्रभाव बढ़ता जाएगा, उतना ही विकृति आती जाएगी, मस्तिष्क में विकृति आएगी और जब मस्तिष्क में विकृति आएगी, तो वो कार्य में भी विकृति आएगी। हमेशा आदमी अपने विचारों के अनुसार वो कार्य करता है। अगर उसने विचार बना लिया कि मुझे चोरी करना है, तो वो क्रिया में चोरी को क्रियान्वित करेगा और नहीं मुझे नहीं करना, मुझे घूस नहीं लेना है, मुझे किसी तरीके से अपने जीवन जो हमें पैसा मिल रहा है, वो हमारे लिए बहुत है। मैं अपने खर्चों को काटूँगा, मैनेज करूँगा खर्चों को, न कि हम आमदनी को बढ़ाएँगे, खर्चों को हम नहीं घटाएँ, खर्चे हम अनाप-शनाप करते रहेंगे और हम आमदनी को बढ़ाते रहेंगे, तो आमदनी तो एक सीमित है ना और जो असीमित है, वो गलत तरीके से है। तो आपको वो सोचना पड़ेगा। देखिए, इस प्रश्न ये है कि कोई सोचना नहीं चाहता है, कोई सोचने के मुताबिक काम नहीं करना चाहता, अच्छी महापुरुषों की जीवनी नहीं पढ़ना चाहता, उनसे कोई प्रेरणा नहीं ले अभी 1 दिन 2-3 दिन पहले अखबार में पढ़ा था टीएन शेषन के बारे में, शायद आपने भी पढ़ा हो। टीएन शेषन की माँ ने 4 आने के पीछे उनकी पिटाई की थी, वो माँ की बुराई नहीं कर रहे थे और उस पिटाई के बाद उन्होंने आईएएस की परीक्षा में एकदम से मन लगा के पढ़ना शुरू किया और उन्होंने कहने लगे उस 4 आने के पीछे मुझे मितव्ययिता सिखाने की, पैसे को कैसे खर्च करना है, ये सिखाने की कला माँ ने दी थी। जैसे आप एक दिन कह रहे थे कि मैंने अपने बच्चों को
एसी की बजाय जनरल क्लास से, स्लीपर क्लास से भेजा, तो क्या आपके मन में ये हमेशा आता है कि बच्चे हमारे अच्छी तरीके से आए? वहाँ गंदगी होती है, उठने बैठने में दिक्कत होती है, जेंट्री ऐसी होती है कि चोरी कर ले, कुछ कर ले, जेब काट ले। थोड़ा-सा उस सेकंड एसी, थर्ड एसी में अच्छा रहता है। लेकिन उसके पीछे ये है कि आप हमें अगर जीवन में 8 परिस्थितियाँ भी मिलें, तो हम उसमें रोएँ नहीं, हम उसमें अपने को चीखें नहीं, बल्कि हम उसको अपने को एडजस्ट कर लें। इसके पीछे ये उद्देश्य होता है बचपन में 1-1 आना, 2-2 आना, 1 पैसा, 2 पैसा करके जब हम ₹1 इकट्ठा करते थे, तो हम क्या सीखते थे? हम सीखते थे कैसे पैसे का संचय किया जाता है, कैसे पैसे को हम अपने पास इकट्ठा कर सकते हैं और वही हमारा जो हमारा स्वभाव उस समय बन गया था, वो स्वभाव आगे के जीवन में आता है कि जब हम पैसे खर्च करते हैं, तो बार-बार सोचते हैं कि ये इस मद में हमें खर्च करना चाहिए, नहीं खर्च करना चाहिए। अगर इस मद में खर्च न करने से हमारा काम चल जाए तो हम नहीं करेंगे, इस पैसे को बचा लेंगे। तो ये एक तरीके की शिक्षा है, उसमें कोई दंड नहीं है। उसी तरीके से जीवन में बचपन में जो सिखाया जाता है, माँ-बाप मारते हैं, डाँटते हैं, या तमाम शिक्षाप्रद चीज़ें देते हैं, तो वो इस उद्देश्य से थोड़ा देते हैं कि उनको त्रास देना है बच्चे को, बल्कि वो देते हैं कि वो बच्चा एक अ, इस तरीके की विचारधारा लेके जाए, उसको आगे के जीवन में कभी तकलीफ ना हो। आपके जीवन में वो हमारे अपने जी। अपने पेरेंट्स को गाली ना दें। तो दर्शकों, आज आपने हमारी और डॉक्टर साहब की ये वार्ता सुनी। इस वार्ता का जो मूल उद्देश्य था कि आज की युवा पीढ़ी के ना कुछ बेसिक फंडामेंटल्स उनको थोड़े से क्लियर करने की जरूरत है कि उनकी लाइफ से एक्सपेक्टेशंस क्या हैं और वो जिन रास्तों पे चल रहे हैं या जो उनकी सोच डेवलप हो रही है, क्या वो उचित रास्ता है? क्या वाकई इस समाज से परिवार और विवाह जैसी संस्थाएं उनकी इस सोच की वजह से टूट तो नहीं रही हैं? और जिन जिन रास्तों पे वो चल रहे हैं, मुझे डॉक्टर साहब एक बड़ा कौतूहल होता है कि जिन लोगों ने अपनी ईगो के कारण या अपनी गलत सोच के कारण अपने रिश्ते खराब कर लिए, अपनी शादियां तोड़ ली, अपने परिवार तोड़ लिए, आगे चल के ठीक है, आज तो उनकी चल जाती है, निभ जाती है। आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद वो क्या सोचते? मैं बल्कि मुझे अब मैं सोच रहा हूं कि मैं किसी एक ऐसी महिला, ऐसे पुरुष को अपने शो पे लेके आऊं जिसका आज से 30 साल पहले, 35 साल पहले तलाक हो गया था और वो दोबारा सेटल नहीं हो पाया लाइफ में। तो आज वो क्या सोचता है कि उसने उस जमाने में, आज से 35 साल पहले, 40 साल पहले क्या गलतियां की रही होंगी और अंत में उनका क्या नतीजा निकला, ये मैं जानना चाहता हूं अपने दर्शकों से। ये तो यदि आप मेरी कोई ऐसा कोई मेरा दर्शक ये मेरा शो जो देख रहे हैं, यदि अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज मेरा नंबर लिखा हुआ है। आइए डॉक्टर साहब, आप आज आपने समय निकाला हमारे लिए, आप मेरे शो पे आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि दर्शकों को ये वार्ता पसंद आई होगी। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। जल्दी ही अगले एपिसोड में सर फिर किसी ऐसे ही इसी टॉपिक के को विस्तार देते हुए कुछ नई बातें आपसे करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। बहुत थैंक यू अच्छा वेरी लगा। मच। और 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 इस जी, इससे अगर लोगों को कुछ सोचने के लिए मजबूर हों, तो मेरा कुछ कहना सार्थक होगा। कुछ बातें और भी हैं, अब फिर वो अगले एपिसोड में अगले एपिसोड बताएँगे। में। हाँ, लेकिन ऐसा है कि मैं चाहता हूँ, मेरा दिल रोता है कि परिवार टूटे। और जो आपने ये कहा, मैं मिला हूँ कुछ ऐसे जिन्होंने तलाक ले लिया और बाद के वर्षों में उन्होंने किस एक एक प्रोफ़ेसर, हमारे कानपुर की ही महिला थी, वो मैंने देखा उनको पार्क में रोती रहती थी, रोते-रोते, रोते-रोते रात हो जाती थी, जब बहुत अंधेरा हो जाता था तो चली जाती थी और जा कर के पता चला एक दिन वो मर गई। किस कैसे मरी? वो हो सकता है शायद नेचुरल डेथ ही थी उनकी। तो ये सब चीज़ें जो हैं आगे चल के, लेकिन जो
जोश में डिसीजन ले लिए जाते हैं और सोचा नहीं जाता है या बुजुर्गों से पूछा नहीं जाता, वो सीख नहीं ली जाती है, वो डिसीजन जो है बहुत कष्टकारी होते हैं, बहुत कारी दुख 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 के कारण बनते हैं। जीवन हार जाते हैं ये लोग। हमेशा जो नियमन है, जो हमारे समाज की एक एक आचार संहिता है, उसमें रहेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा